फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि पेपर 2 यानी सीटेट पेपर 2 वालों के लिए है, जिसमें हम आज एनसीईआरटी का 7th क्लास का 6th चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका ज्योग्राफी का ये जो है बुक है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया एवं उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि विविधता के बारे में भी बात करेंगे कि किस देश में और किस तरीके से जो पहनावा होता है या फिर रहन सहन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। आप देख सकते हैं हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अमेजन जो बेसिन है, अमेजन बेसिन में किस तरीके से जीवन होता है और किस तरीके से वहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें यहाँ पे कि जो आपका उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री जो दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, और अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर जो बहती है वो अमेजन नदी है। और ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचता है। ठीक है, तो इस चीज़ पे भी हम फोकस करने वाले हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे नदी का जो क्या कहते हैं, मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं, और यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, जो पेरू के कुछ भागों और पेरू के कुछ भागों में बोलीविया होता है, उसके बाद से इक्वाडोर, उसके बाद से कोलंबिया तथा जो वेनेजुएला के छोटे भागों से जो होता है कि अप्रवाहित होता है। क्या आप इस बेसिन के स्थिति में आप देख सकते हैं, इस मानचित्र में आप बेसिन की स्थिति को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया होता है, क्योंकि इससे डायरेक्टली आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। तो देख सकते हैं कि पूछता है कि छोटी और मतलब सहायक नदी किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलते हैं, उसको सहायक नदी कहते हैं। और उसके बाद से जो मुख्य नदी अपनी सहायक नदी के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जो जल संग्रह क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पे जलवायु के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन जो बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है, और पूरे वर्ष जो यहाँ गर्म एवं जो नम जलवायु रहती हैं, यहाँ का जो मौसम है दिन एवं रात दोनों ही समान लगभग रूप में जो आपका दिन और रात एक ही समान होता है, गर्म एवं आर्द्रता होता रहता है तथा जो शरीर में चिपचिपाहट महसूस होता रहता है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन जो है कि वर्षा होती है, और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी की। ठीक है, और दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है, और रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन जो आर्द्रता वैसी की वैसी बनी रहती है। तो ये आपका जलवायु के बारे में हो गया। उसके बाद से बात करेंगे वर्षावन। जो आपका वर्षावन होता है हम उसके बारे में चर्चा करने वाले। यहाँ जो होता है इस प्रदेश में अत्यधिक जो होती है वो वर्षा होती है, और अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की जो भूमि पर सघन वन बन जाते हैं। इन जो वन इतने सघन होते हैं कि जो पत्तियां होती है तथा शाखाओं से छत सी बन जाती हैं। ठीक है, इतना ये सघन वन होता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं आ पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बन जाती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पौधे के रूप में जो होती हैं वनस्पति पनप सकती हैं, जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता होती है, जो सूर्य के बिना भी बढ़ सकता है। जैसे परजीवी पौधे के रूप में यहाँ जो होता है वो आपका यहाँ पे आपका आर्किड एवं ब्रोमिलाइड पैदा होता है। ठीक है, और वर्षा में जो आपका प्राणी जगत की प्रचुरता होती है। ठीक है, जो आपकी वर्षा वन है उसमें प्राणी जगत की प्रचुरता होती है, और टूकन गुंजन पक्षी रंगीन पक्षी वाले जो मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनको क्या है कि आपको सूर्य की आवश्यकता ना हो।
देन बात करेंगे हम यहाँ पे जो आपका है वर्षा वन के निवासी, जो वर्षा वन में है वहाँ के निवासी कैसे होते हैं। यहाँ के लोग जो होते हैं छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। ठीक है, वे मुख्यतः जो आपके टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। और उसके बाद से क्योंकि मछलियाँ शिकार जो मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, तो ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई जो साग सब्जियों से अपने परिवार का क्या होता है भरण पोषण करते रहती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का जो है कि प्रयोग करती हैं। उसके बाद से करते हैं वहाँ के लोग। इनका जो मुख्य आहार मेनियोक है, उनका मुख्य आहार है वो मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। तथा यह जो आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। ये जो कसावा है या फिर कह सकते हैं उसको मेनियाक, वो आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। और कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी जो नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी फसलें वर्षा के जो निवासी होते हैं वो उगाते हैं। आप देखेंगे कि जो आपका अमेजन बेसिन का है के लोगों का जो जीवन था वो धीरे धीरे बदलता रहा। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, लेकिन जो आपका 1970 में आपका ट्रांस अमेजन जो महामार्ग बनने से जो वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। उनके जो उसके बाद से आप कहेंगे कि यहाँ पे जो है कि आपका वो जो आपका यहाँ पे अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल जो आदिवासी या फिर जो वहाँ के मूल आबादी को इस क्षेत्र के जो बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहें। ठीक है, तो वो उसके बाद से ये लोग इसके बाद से कहीं और जाके अपना खेती करने लगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपका गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसा था। ठीक है, या फिर कैसा होता है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप एवं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। आप चित्र में देखेंगे। उसके बाद से यह बेसिन जो होता है वो आपका 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित होता है। जो घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें जो अपवाहित होती हैं। ठीक है, ये सब नदियाँ यहाँ अपवाहित होती हैं एवं एटलस की अपनी सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम यहाँ पे भी आप ढूंढ सकते हैं, जो आपका चित्र में दिया गया। आप यहाँ पे देखिएगा जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया है। और उसके बाद से आप यहाँ पे मानचित्र में भी देख सकते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र में बेसिन के बारे में कुछ दिया गया है। ठीक है, उससे आप क्लियरली पता लगा सकते हैं। अब जो आपका बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो है कि आपकी स्थलाकृतियाँ हैं। ठीक है, जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है और तीव्र ढाल वाले जो पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं। अतः जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं और मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व जो है वो अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय कृषि है। ठीक है, और जो धान यहाँ की जो है कि मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है वहाँ पे आप जानते हैं कि धान को उगाया जाता है। देन बात आप देखेंगे कि विभिन्न भू आकृति के अनुसार जो आपका वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है, ये सबको पता है। और गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान या फिर आपका साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। और ब्रह्मपुत्र के मैदानी जो क्षेत्रों में घने बांस के घने जो झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव जो आपका वन है उससे घिरा है। और उत्तराखंड, सिक्किम एवं जो अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जो आपकी जलवायु एवं तीव्रता ढाल वाले भागों में चीड़,
देवदार एवं जो फर जैसी शंकुराधारी पेड़ पाई जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका धान की कृषि होती है या फिर असम में जो आपकी चाय का बागवान होता है, ये सब आप वहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद से जो बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, ये सब भी आप देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सींग वाला गैंडा होता है, इसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मगर होता है। ये सब चीज़ें आप जो है कि चित्र के हिसाब से यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, एक आप देखेंगे कि वेदिका कृषि होती है। जो वेदिका कृषि का निर्माण खड़ी ढालों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है, जो आपका वेदिका आपका कृषि होता है। उसके बाद से जो आपका डॉल्फिन, जो अंधी डॉल्फिन के बारे में हम बात करेंगे कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवर जल में एक प्रकार की जो है कि डॉल्फिन पाई जाती है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है, पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। जो सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता भी लगता है। सुसु की उपस्थिति से जल की जो आपकी शुद्धता का पता चलता है एवं रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी है, इस प्रजातियों को नष्ट कर देती है। ठीक है, तो जो गंदगी भी इन सबको नष्ट कर देती है। अब हम बात करेंगे आपका यहाँ पे कि झील में किस प्रकार के लोगों का जीवन होता है। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रदूषित भी झील होती हैं, जिससे काफ़ी आप लोग इससे परिचित भी हैं। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर एवं कस्बे जो है वो स्थित हैं। उसके बाद से जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर जो है कि स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योग का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो जाती है। तो आप ये चीज़ भी देख सकते हैं कि किस तरीके से नदी को है कि प्रदूषित होता है। जो पर्यटन है, मतलब पर्यटन इस नदियों की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। अगर आगरा में यमुना, जो आपकी यमुना नदी के किनारे स्थित ताजमहल, उसके बाद से इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा यानी लखनऊ में इमामबाड़ा है, और असम का कांजीरंगा एवं मानस वन्य जो प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की जो आपकी विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल होते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि बहुत सारे वहाँ पे दर्शनीय स्थल भी पाए जाते हैं। जैसे गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर है, और आप ये देख सकते हैं कि मानव वन्य प्राणी जो अभयारण्य में बाघ को, ठीक है। उसके बाद से गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ हुआ था। देखिए, अगर इससे रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम सारे आपको जो कि है कि शॉर्ट्स नोट वहाँ पे उपलब्ध करवाए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।